हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के हिस्ट्री की बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हम लोग आज पढ़ेंगे, पार्ट 2 करेंगे चैप्टर हिस्ट्री के चैप्टर 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका के पार्ट क्या पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे। कल हो गया था, थंबनेल में लग गया था, पार्ट 1 नहीं, हिस्ट्री नहीं ज्योग्राफी लग गया था। इसके लिए ने जो शशि जी हैं जो बताएं, साहिल जी, कि सर इसको क्या कीजिए, चेंज कर दीजिए। हम ठीक है, थैंक्स। इसी तरीके से बोलते रहिए, हमें भी ध्यान नहीं रहा होता है, कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, टेंशन परेशानी रहता है, तो इस तरीके के काम घटनाएँ हो जाते हैं। चलिए कोई नहीं, आपको समझने में अगर किसी को परेशानी हो, वो तो टाइपिंग करने में जल्दी से टाइप किए थे, इसके कारण उसमें हो गया था। तो हम लोग चलते हैं, क्या चीज़ आगे पढ़ेंगे। कौन करण औद्योगिकरण के कारण। अब औद्योगिकरण के कारण क्या क्या है, जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने का, समझने का प्रयास करते हैं। अगर ब्रिटेन में स्वतंत्र व्यापार, कौन व्यापार, स्वतंत्र व्यापार जी, फ्री ट्रेड। व्यापार को स्वतंत्र को फ्री कहते हैं, व्यापार को इंग्लिश में ट्रेड कहते हैं। तो स्वतंत्र व्यापार, फ्री ट्रेड और हस्तक्षेप की नीति। कौन छेप, हस्तक्षेप की नीति, हस्तक्षेप की नीति। पॉलिसी ऑफ लेसिज फेयर, कौन फेयर, पॉलिसी ऑफ लेसिज फेयर ने ब्रिटिश व्यापार को बहुत अधिक विकसित किया है। ब्रिटिश व्यापार को क्या किया, बहुत अधिक विकसित किया है। अधिक विकसित किया का मतलब कुछ, इसमें डेवलपमेंट हुए हैं, कॉन्वेंट डेवलपमेंट हुए हैं। उत्पादित वस्तुओं की मांग, किसकी मांग, उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी है। यह हुआ कि धीरे धीरे उत्पादन वस्तुओं का क्या चीज़ होते चला गया, मांग बढ़ते चला गया, क्योंकि उत्पादन पे मशीनीकरण हो गया, उद्योग बढ़ गए, तो उद्योग में जो वस्तु आ रहे थे उनके मांग क्या होने लगे, धीरे धीरे बढ़ने लगे। उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। तत्कालीन ढांचे के अंतर्गत व्यापारियों के लिए उत्पादन में अधिक वृद्धि कर पाना असंभव था। अब डायरेक्ट उत्पादन की क्षमता बढ़ाना संभव नहीं, असंभव था। और क्या, इसके व्यापार तो बढ़ रहे थे, वस्तु के व्यापार बढ़ते जा रहे थे, लेकिन डायरेक्ट अब मनुष्य श्रम लग रहा था, जहाँ पर श्रम से काम कराया जा रहा था, लग रहा था, श्रम शक्ति लग रहा था, वहाँ पर मशीनी शक्ति आ गया। तो इसमें जो श्रम शक्ति से मशीनी शक्ति में बदलने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, उसके लिए पूंजी भी ज़्यादा लगेगा, पूंजी के साथ साथ लोग भी ज़्यादा लगेंगे, और क्या लगेंगे, वहाँ पर जगह भी, स्थान भी ज़्यादा लगेंगे। इसलिए इसमें तत्कालीन बढ़ाना संभव नहीं था। एक तरफ बुनकरों को धागे के अभाव में काफ़ी समय तक बेकार बैठे रहना पड़ता था। और क्या होता था, जो बुनकर बोते थे, जो कपड़ा जो आता था, धागा, वो धागा से जो मशीन, धागा से बो कर बुन कर कपड़े तैयार करते थे। वो कपड़े को, जिसको हम लोग थान कहते हैं, थान तैयार करते थे। कपड़े का थान देखे होंगे आप, गायों अगर सिलवाई कटवाइया पहने होंगे, थान वाला कपड़ा पहने होंगे, तो आपको पता होगा। तो बनाते थे। अब वो मशीन द्वारा बनने लगा, तब धागा तो इन लोगों के पास आ ही नहीं रहा। किसके पास नहीं आ रहा, बुनकरों के पास। कौन बुनकर पर, ग्रामीण बुनकरों के पास जा रहा है, मशीन में जा रहा है, फैक्ट्री में जा रहा है, तो इन लोग बेरोजगार हो गए। तो दूसरी तरफ सूत काटने वाले हमेशा ही व्यस्त रहते थे। और क्या, जो सूत काटते थे, जो सूत आता था, जो कंपनी से बुनकर आता था मशीन से, और जो उसको काटा जाता था, वो जो सूत करते थे, वो बहुत बिजी रहते थे। बुनकर एकदम परेशान हो गया, क्योंकि मशीनीकरण आ गया था, मशीन से प्रिंटेड सामान मिल रहा था। अब प्रिंटेड मिल रहा था तो कौन मशीन, प्रिंटेड वाला बहुत ज़्यादा बेहतर होगा हाथ के अपेक्षा। तो प्रिंटेड वाला क्या, ज़्यादा लोग की मांग था, इसका मांग बहुत ही कम था। पूरे समय काम करने वाला एक बुनकर 6 सूत काटने वाले लोगों द्वारा तैयार किया गया। पूरे काम करने वाले बुनकर 6 सूत काटने वाला लोगों को तैयार किया गया, धागे का उपयोग कर सकता था। यानी कि एक बुनकर जो था ने, पूरे 6 को सूत काटा है, उसको एक बुनकर मिलकर उसको काम कर लिया जाता था। मतलब सर समझ नहीं आ रहा, नीचे समझाइए। हम के मानिए 6 व्यक्ति, कै व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 वो मिलकर क्या काटते थे, सूत काटते थे। जो सूत काट के जो कपड़ा आता था, वो कपड़ा को एक बुनकर प्रिंट दिया जाता था। यानी 7 को काम करेगा, दिन भर सूत काटेगा, उसको अकेले ही बुनकर बुन दे देगा, क्या चीज़ इसमें प्रिंटेड कर देगा। तो बुनकरों की संख्या ज़्यादा, काटने वाले की, सूतों की काटने वाले की संख्या ज़्यादा होना चाहिए, बुनकरों की संख्या कम होना चाहिए। तो इसमें श्रम ज़्यादा लग रहा था, इन लोग व्यस्त रहते थे। अब बुनकर क्या हो गए थे, धीरे धीरे कम गए थे।
धागा का उपयोग कर सकते थे। ऐसे स्थिति में ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। ऐसे यही स्थिति हुआ कि क्या चीज़ परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसमें सूत का, किसका, सूत का, करा पीली वाली डिबिया, कौन डिबिया, पीली वाली डिबिया। करा क्या कारण थे? तो सबसे पहला कारण आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगा तो आप क्या करेंगे? आविष्कार करेंगे। आपको अभी पढ़ने की आवश्यकता तो आप मोबाइल पर जाएँ तो यूट्यूब पर वीडियो भी देख सकते हैं, मूवी भी देख सकते हैं, गाना भी सुन सकते हैं, मनोरंजन भी कर सकते हैं। और आपकी आवश्यकता पढ़ने की तो आप क्या कर सकते हैं? मेरे वीडियो भी देख सकते हैं। मेरे वीडियो को, एक वीडियो को देख सकते हैं, 2 वीडियो को देख सकते हैं। आने वाला समय में मैं क्या करना जा रहा हूँ ने, और क्वेश्चन का एक सीरीज लाने जा रहा हूँ जिसमें 5 क्वेश्चन डेली कराया जाएगा, प्रत्येक दिन कराया जाएगा। अगर ये अच्छा रहेगा, जो चैप्टर कंप्लीट हो गया था उस चैप्टर का उस चैप्टर का 5-5 क्वेश्चन डेली कराया जाएगा। अगर ऐसा रहा तो आप क्या कर सकते हैं? अगर यह ठीक रहेगा तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ ठीक रहेगा, जिससे कि आपको क्वेश्चनों में 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, हर चैप्टर से 5 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन होगा, जिससे आपको बनाने में क्या होगा? आसानी होगा और आपको क्वेश्चन भी याद होते चल जाएंगे कम समय। मात्र वीडियो कितना देर का रहेगा? मात्र वीडियो या तो 3 मिनट का रहेगा या तो 5 मिनट का, उससे ज़्यादा वीडियो नहीं रहेगा। ताकि 5 क्वेश्चन ही करना है, यार मान लो कि 1 मिनट का एक वीडियो रहा, या ज़्यादा से ज़्यादा एकदम छोटा, यानी कह सकते हैं शॉर्ट वीडियो की तरह रहेगा, या तो 1 मिनट का रहेगा या तो 2 मिनट की रहेगा। आप उसको एकदम जितना बार रिवीजन, जितना बार देखें, मान लीजिए आपको मन नहीं लगता मोबाइल चलाना, वो एक वीडियो देख लिए, वो आएगा सीरीज आएगा, सिर्फ एकदम टारगेट रहेगा 2022 का रहेगा, स्पेशल टारगेट बैच रहेगा क्वेश्चन बनाने का, एकदम आप उसको देख सकते हैं, कर सकते हैं और उसको याद भी कर सकते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता क्या है? आविष्कार की जननी है। कौन सी आवश्यकता? आवश्यकता किसकी जननी है? आविष्कार की जननी है। दूसरा क्या है? नए नए मशीनों का आविष्कार। किसका आविष्कार? नए नए मशीनों का आविष्कार। तो कह रहा नए नए मशीनों का क्या होने लगा? आविष्कार होने लगा। तीसरा है कोयले एवं लोहे की प्रचुरता। किसकी प्रचुरता? कोयले और लोहे की प्रचुरता। तीसरा में कह रहा है कि कारण फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत। क्या किसकी प्रणाली की शुरुआत होना चाहिए? फैक्ट्री प्रणाली का शुरुआत होना चाहिए। सस्ते श्रम की आवश्यकता होना चाहिए, और जो श्रम होना चाहिए कैसे होना चाहिए? सस्ते, यानी कि जाना कि ज़्यादा महंगा दाम पर श्रम मिले। यातायात की सुविधा। किसकी सुविधा? यातायात की सुविधा होनी चाहिए। विशाल औपनिवेशिक स्थिति। किसकी उपनिवेश स्थिति? विशाल औपनिवेशिक उपस्थिति। इस सभी चीज़ों का होना आवश्यक था। यही कारण था औद्योगिकरण के कारण होता है। हम देखने का प्रयास करें, मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा मानचित्र। ब्रिटेन में सूत वस्त्रों का उत्पादन क्षेत्र कहाँ कहाँ हो रहा था, तो आप नीचे हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं कि तो आपको देखने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। स्कॉटलैंड, गैलोसिया, न्यूकैसिया, लांकासा, अपर्सी सागर, कार्जशायर, लीड्स, मैनचेस्टर, लिवरपूल, शेफील्ड, नोटम्पियस, बर्मिंघम, लीसेस्टर, इंग्लैंड, लंदन, ब्रिटिश चरण, इंग्लिश चैनल, फ्रांस, इस सभी जगह क्या हो रहा था? सूत काटने का कार्य किए जा रहे थे। तो हम लोग देखते हैं सूत काटने का किस तरीके से कार्य किए जा रहे थे, उसके बारे में आगे विशेष चर्चा हम लोग करते हैं। उत्पादन काफ़ी बढ़ सके, यही सबसे प्रमुख कारण था। मेन औद्योगिकरण का यही कारण था कि उत्पादन को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए, और अधिक से अधिक बढ़ाया जाए, जितना हो सके उतना बढ़ाया जाए। जिसकी वजह से ब्रिटेन में औद्योगिकरण के आरंभिक वर्ष, ब्रिटेन में औद्योगिकरण के कौन वर्ष? आरंभिक वर्षों में आविष्कार की जो एक श्रृंखला बनी है। अब आविष्कार की क्या बनी है? आविष्कार की एक श्रृंखला बनी है। वह सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में अधिक संबंधित है। किसके उद्योग में अधिक संबंधित है? सूती वस्त्र के उद्योग में अधिक संभव है। कौन भाव? संभव है। आगे कर रहे हैं, करा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में नए नए यंत्रों एवं मशीनों का आविष्कार ने उद्योग जगत में ऐसी क्रांति का सूत्रपात किया। करा 18वीं शताब्दी के बाद अगर किया जाए तो ब्रिटेन में क्या होना, उत्तरी गोलार्ध में ब्रिटेन में ऐसा हुआ कि नए नए मशीनों के आने का कारण, नए नए तकनीकों के आने का कारण इस तरीक़ा से उद्योग में विकास हुआ, आविष्कार हुआ, और उद्योग में क्रांति इस तरीक़ा से क्रांति का सूत्रपात हो गया कि आपको बता नहीं सकते कितना, यानी कि डायरेक्ट एकदम वृद्धि हो गया।
कह रहा जिसकी औद्योगिकरण एवं उपनिवेशवाद दोनों का मार्ग प्रस्ताव हुआ है। यही कारण हुआ कि दोनों को जिनकी औद्योगिकरण एवं उपनिवेशवाद दोनों का मार्ग क्या चीज होता चला गया, उपनिवेशवाद होता चला गया। सन 1769 कब की बात है, सन 1769 में बॉल्टन निवासी रिचर्ड बॉल्टन जो थे, निवास कहाँ के थे, बॉल्टन जो निवासी बॉल्टन निवासी यानी बॉल्टन के रहने वाले थे, रिचर्ड आर्कराइट रिचर्ड आर्कराइट कब की बात है, 1769 1769 बॉल्टन निवासी रिचर्ड आर्कराइट ने सूत काटने की स्पिनिंग फ्रेम नामक एक मशीन बनाई जो जल शक्ति से चलती थी। कौन शक्ति, जल शक्ति। स्पिनिंग फ्रेम, कौन फ्रेम, स्पिनिंग फ्रेम एक ऐसा सूत जो पहले अब क्या कर रहे थे, मनुष्य काट रहे थे, मानव श्रम द्वारा काटा जा रहा था। कौची, सूत। हम क्या बोल सर हमको समझ में नहीं आ रहा सूत कैसे कटता है, तो आप जाइए और गूगल में सर्च मारिए सूत काटने वाला मशीन किस तरीके से हाथ से सूत काटा जाता है, आपको समझ में आए। बहुत सारे मूवी भी देखे होंगे लेकिन हम यहाँ पिक्चर भी नहीं है कि दिखा सकते हैं, तो आप क्या कीजिए जाइए कमेंट गूगल में खोज कर देखिएगा कि सूत काटने वाली मशीन कैसे, सूत हाथ से कैसे काटा जाता था सूत, और मशीन से कैसे कटाता है सूत, जिसे आपको अगले वीडियो में और आगे पढ़ाएंगे तो समझने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। करा कि कहाँ 1759 में कब की बात है, 1759 बोल दिए। इसी प्रकार से हो रहा था 1800 बोल रहे थे, एगो मैं वीडियो में देख लीजिए कमेंट कर रहे थे कि सर अब 1800 बोल रहे हैं, 1718 बोल रहे हैं और वहाँ 1728 लिखा हुआ था। कोई नहीं, हो जाता कभी कभी मिस्टेक। अरे हम ही तो इंसान ही, गलती तो इंसान ही से नहीं होता है यार, तुम भी कैसे बात करते हो। आगे हम लोग चलते 1769 की बात है। कब की, 1769 में बॉल्टन के निवासी थे रिचर्ड आर्कराइट ने सूत काटने वाली क्या स्प्रिंग फ्रेम बनाई। इसमें नामक एक मशीन बनाई जो जल शक्ति से चलता था। इस जल शक्ति से कैसे चलता था, यानी वाटर के द्वारा चलता, पानी उस पर गिरता था, फैन इस तरीके से चलता था, इस पंखी चलता था। बोल सर हमको नहीं समझ में आ रहा, बताइए ना कैसे चलता था। हम कि मान लीजिए यहाँ पर पंखी इस तरीके से हम मोटर लगा दिया, इसमें पंखे लगा दिए और ऊपर से हम पानी गिराएंगे तो पंखी नीचे आएगा, तो ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर गिरेगा, ये घूमेगा और घूमेगा यहाँ से इस तरीके से हमें इसको ऐसे व्यवस्थित कर देंगे लगाकर। जैसे देखते होंगे आपको चापाकल में कुट्टी काटने वाला मशीन देखे होंगे, या गन्ना पर आइबरा यानी कि जूस निकलना, जूस जो होता है जिसमें मशीन चलता घूमता है कहीं और कांटा लगा रहता है कहीं पर और घूमता है, वहाँ पर घूमने वाला है, यहाँ पर जोड़ दिया जाए, सूत काटने वाला मशीन चल रहा है। किससे, जल, किसके द्वारा ये घूम रहा है, जल से। तो कौन शक्ति कहलाएगा, जल शक्ति। इसलिए कौन शक्ति द्वारा मशीन बनाया गया था, जल शक्ति द्वारा बनाया गया था। सन 1770 में स्टैंड हिल निवासी जेम्स हारग्रीज ने सूत काटने की एक अलग मशीन बनाई। कौन, 1769 में तो ये बनाया आर्कराइट ने, रिचर्ड आर्कराइट ने बनाया, फिर स्प्रिंग बनाया, लेकिन फिर 1770 में यानी कि 21 साल के बाद है स्टैंड हिल निवासी, कहाँ के रहने वाले थे, स्टैंड हिल के रहने वाले थे, जेम्स हारग्रीज। क्या नाम था, जेम्स हारग्रीज। ध्यान देने योग्य बात, क्वेश्चन पूछेगा स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाया गया था, स्टैंड हिल के द्वारा बनाया गया था। कब, 1770 में। सबसे पहले जल शक्ति द्वारा चलने वाला मशीन किसके द्वारा बनाया गया था, तो रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा। कब बनाया गया तो 1769 में बनाया गया था। कहाँ के निवासी थे, बॉल्टन के निवासी थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आप क्वेश्चन देने के लिए सदैव तत्पर रहिए। जिसे बिहार तो पुलिस सदैव तत्पर है, उसी प्रकार से आप भी क्या रहे, सदैव तत्पर रहें और इसे बनाएं। करा कि हुआ सूत काटने की एक अलग मशीन स्पिनिंग जेनी बनाई, जिसमें 16 तकुएं एवं एक पहिए के घूमने से चलती है। किससे चलती है, 16 सूत काटने की एक मशीन बनाई। ग्रीनविच ने सूत काटने की एक मशीन बनाई जिसमें 16 तकुए एक पहिए के घूमने से, एक पहिया एक बार पूर्ण रूप से इसे जब घूरता था, एक बार से पूरा रूप से एक बार घूमता था, यहाँ कई बार घूमता था, 16 बार घूमता था, घूमते चलते थे। अतः इसकी सहायता से 8 सूत एक साथ काटे जा सकते हैं। इसकी सहायता से कितने सूत, ये 8 सूत एक के साथ काटे जा सकते थे। सोचिए एक सूत काटने के लिए 6 श्रम की आवश्यकता होती थी, यहाँ पर एक मशीन 8 सूत को एक साथ काट रहा है।
सन 1773 में लकासार के जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। कौन शटल? फ्लाइंग शटल। कब? 1773 ईस्वी में। किसके द्वारा? लंकासर के द्वारा किया गया, जिसके द्वारा जुलाई बड़ी तेजी से काम करने लगी। यही कारण हुआ कि इसकी द्वारा जुलाहे बहुत तेजी से, वहाँ के जुलाहे जो लोग थे बहुत तेजी से काम करने लगे। और काम करते करते भीम तुम बढ़े चलो, सी की पहाड़ हो या सी की दहाड़ हो, कब काम होते चला धीरे धीरे। यानी कि कहने का मतलब क्वेश्चन आपको पूछ देगा, कहने का मतलब नहीं, आपको क्वेश्चन पूछ देगा फ्लाइंग शटल किसके द्वारा बनाया गया था? तो जॉन लकासकर के जॉन के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1773 में। देखिए, खाली कोई चीज़ की शुरुआत होना आवश्यकता है। 69 में जैसे ही शुरुआत हो, उसके अगला साल एक और बना दिया, उसके अगला साल 2 साल बाद और बना दिया, फिर अगला साल और बना दिया। धीरे धीरे इसी तरीके से विकास डेवलप होते चलते हैं। कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में परफेक्ट नहीं होती। हम भी पढ़ा रहे थे स्टार्टिंग में परफेक्ट थोड़ी नहीं, हमसे भी कई गलतियाँ होता। आप भी जब पढ़ने का स्टार्ट किए थे तो आप थोड़ी ना परफेक्ट एकदम थे, आप भी बहुत सारे गलतियाँ होते थे। फिर धीरे धीरे सुधार आया, हमें भी सुधार आया था। हम भी वीडियो पहले बनाते थे नहीं तो 2-2 घंटा 3-3 घंटा 25 मिनट 30 मिनट के वीडियो बनाने में लगता था। उसको बहुत सारे गलती बोल देते थे, बहुत सारे गलती शब्द का यूज हो जाता था, बोलने में नहीं समझ में आता था, कभी लड़खड़ा जाते थे बोलने में, अभी भी कभी कभी लड़खड़ा जाते हैं बोलने में। यानी कि कोई चीज़ भी स्टार्टिंग से परफेक्ट नहीं होता है। धीरे धीरे समय के अनुसार, परिवर्तन अनुसार, यानी कि एक्सपीरियंस के अनुसार बढ़ते जाते हैं और उसके बोलने में यानी चालने में, हर एक काम करने में क्या चीज़ हो जाता है? वृद्धि होता चला जाता है, इसलिए डेवलप होते चला जाता है। जिस प्रकार आप भी धीरे धीरे अगर पढ़िएगा मेरे साथ तो उसमें भी आपको वृद्धि होता चला जाएगा और बढ़ते चला जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आने वाले जुलाहों के तेज़ी से काम करने लगे, धागे की मांग बढ़ने लगी। और धीरे धीरे क्या चीज़, जब धागा क्या ज़्यादा होने लगा तो सूत काट से धागा बनता था, धागा की मांग बढ़ने लगा। सन 1779 कौन सी 79 में सैमुअल क्रॉम्पटन क्रॉम्पटन सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्प्रिंग म्यूल बनाया। फिर देखिए 5 साल बाद 6 साल बाद फिर एगो बना, 1779 में बना। किसने बनाया? सैमुअल क्रॉम्पटन ने। क्या नाम था? स्प्रिंग म्यूल। ये पहला कौन बना था? स्प्रिंग फ्रेम। दूसरा कौन बना? स्प्रिंग जेनी। तीसरा कौन बना? फ्लाइंग शटल। चौथा बना कौन सा मशीन? स्प्रिंग म्यूल मशीन बना, जिससे बारीकी सूत काटा जा रहा था, इससे एकदम परफेक्ट सूत्र कट रहा था। सन 1785 में एडमंड कार्टराइट ने बांस से चलने वाली पावरलूम नामक करघा तैयार किया। किससे चलने वाली? बांस से। अब जो घूम रहा था, जो पानी से घूम रहा था, लेकिन अब घूमेगा किससे? बांस से, क्योंकि बांस में पावर ज़्यादा होता है, भाप में वो तेज़ी से किसी भी चीज़ को घुमाता है। तो अब किससे बना? भाप से घूमने वाले यानी बांस से चलने वाले मशीन, जिसका नाम क्या पड़ा? पावरलूम। कौन लूम? पावरलूम नामक करघा तैयार किया। किसके द्वारा बनाया गया था? एडमंड कार्टराइट के द्वारा। कब बनाया गया? 1785 में। तो कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। इसी समय बेनर नामक व्यक्ति ने कपड़ा छापने का एक यंत्र बनाया। किस नामक व्यक्ति ने? बेनर नामक व्यक्ति ने कपड़ा छापने का क्या बनाया? मशीन बनाया कपड़े छापने का। यानी जो बुनाई हो रहा था उसे, जिसको कहते हैं छपाई हम लोग बोलते हैं हिंदी में, और बुनाई होता है एकदम शुद्ध देहाती लैंग्वेज में होता है। टॉमस बेल के बेलनाकार छपाई। कौन? टॉमस बेल के बेलनाकार छपाई को आविष्कार से तो सूती वस्त्र की रंगाई एवं छपाई में नई क्रांति ला दी। ये बेलनाकार होता था, इस तरीका से गोला बेलनाकार है, इस तरीका से इसमें चारों तरफ लिखा, जैसे लिखा लेती लिखा हुआ रहता था, और जाके इस पर चिपकाएगा, जैसे अभी मोहर बनाता चिपकाएगा तो सब जाएगा। अब पहले क्या होता था? हाथ से लिखना पड़ता था, बहुत टाइम ज़्यादा लगता था। तब बेलनाकार आया तो एकदम क्या हो गया? इसमें क्रांति एक तरीका से आ गया, एकदम ये भी तेज़ी से बढ़ने लगा। इस आविष्कार में फलस्वरूप सन 1820 में तक ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग को काफ़ी वृद्धि हुई। अब ब्रिटिश क्या हो गया? सूती वस्त्र उद्योग में बहुत वृद्धि कर लिया, बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दिया। कब तक? 1820 तक कर दिया। इस उद्योग में सन 1759 में जेम्स वाट द्वारा बनाए गए वाष्प इंजन। कौन इंजन? वाष्प इंजन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसका रहा? जेम्स वाट। कौन वाट? ध्यान देने योग बात। आपसे क्वेश्चन पूछेगा वाष्प इंजन किसके द्वारा बनाया गया? तो जेम्स वाट के द्वारा। कौन वाट? जेम्स वाट। कौन इंजन? वाष्प इंजन। कब बनाया गया? 1769 में। काउंटर में 1769 में करा चुकी। कौन की? चूंकि वस्त्र उद्योग की प्रगति, किसकी प्रगति? वस्त्र उद्योग की प्रगति
कोयले एवं लोहे के उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करता है। कौन उद्योग की प्रगति? वस्त्र उद्योग की प्रगति किस पर अधिक करता है? कोयला उद्योग और लोहे उद्योग पर। क्यों? क्योंकि लोहा से मशीन बनाया जा रहा था और कोयला से आग गर्म करके, पानी को गर्म करके भाप बनाकर, भाप बनाकर उस इंजन को क्या किया जा रहा था? चलाया जा रहा था। तो उस वस्त्र उद्योग में कौन चीज़ महत्वपूर्ण हो गया? लोहा और कोयला इंपॉर्टेंट हो गया था। पहले ना तो लोहा की आवश्यकता था ना तो कोयला के, लेकिन जब औद्योगिकरण हुआ तो किसकी आवश्यकता हो गया? कोयला और लोहा के प्रयोग बढ़ गया, अधिकार निर्भर करता था। इसलिए अंग्रेज ने इस उद्योग पर बहुत अधिक ध्यान दिया। यही कारण हुआ कि अंग्रेज ने इस उद्योग पर बहुत ध्यान देने लगा। ब्रिटेन में कोयले एवं लोहे की खानें थी। अब ब्रिटेन में कहाँ कौन सी खान थी? कोयला की भी खान था, लोहा का। लीजिए, सोने पर सुहागा, जे चीज़ खोज रहा था वो मिल जाए तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। वाष्प इंजन बनने के बाद अपने देश के लिए तथा निर्यात करने के लिए रेलवे इंजन तैयार होने लगे। कौन इंजन? रेलवे इंजन तैयार होने लगे। किसके लिए? रेलवे के इंजन वाष्प इंजन से चलता था, भाप बनाने के लिए रेल का इंजन। अब रेल का इंजन भी वाष्प इंजन से कन्वर्ट कर दिया गया। सन 1815 1815 में हम्फ्री डेवी, कौन डेवी? हम्फ्री डेवी ने खानों में काम करने लिए एक सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। कारखानों में जो काम करता था तो एक सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। कारखानों में काम करना है। कारखाना में क्यों वृद्धि हो गया? क्योंकि कारखाना में वृद्धि हो गया क्योंकि फैक्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। खानों में काम करने के लिए खान क्यों आवश्यक हो गया? क्योंकि उसमें लोहा उससे निकल रहा था, खान से लोहा और कोयला। और लोहा और कोयला क्यों निकल रहा था? क्यों इसको निकाला गया? क्योंकि मशीन बना था किसका? वाष्प इंजन का। वाष्प इंजन का क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि उसमें वस्त्र क्या उद्योग वृद्धि हो गया था। वस्त्र का उद्योग बनाने के लिए इंजन चलाना चाहिए था, और इंजन चलाने के लिए कोयला और लोहा की आवश्यकता चाहिए था। और लोहा कोयला मिलेगा कब? खान में जब खुदाई खानों में क्या होगा? खदाई होगा। खानों में खदाई होगा कब? जब खान में तो अंधेरा, अंदर में अंधेरा रहता है, तो अंधेरा में कैसे खाना जाएगा? तो एक लैंप की मदद होगा तब। तो इसलिए एक लैंप का आविष्कार किया। देख रहे हैं, जिस की चीज का जरूरत हो गया, जब कोई दिक्कत हुआ आविष्कार बढ़ते चला गया, तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हुआ। इसी तरह सन 1815 में हेनरी बेसेमर, कौन बेसेमर? हेनरी बेसेमर ने एक शक्तिशाली भट्टी विकसित करके लौह उद्योग को और वृद्धि कर दिया। और फिर लोहा निकाले गया तो एक शक्तिशाली भट्टी का उपयोग किया गया, विकसित किया गया, जिसमें लोहा को गलाकर नए नए आकार देने जाने लगे। तो देख रहे हैं धीरे धीरे क्या चीज़ हो रहा था? विकास बढ़ते जाए, जिस चीज़ की मांग बढ़ रहा है उसका विकास होते जा रहा है। मशीनों एवं नए नए यंत्रों में के आविष्कारक ने फैक्ट्री प्रणाली की विकसित कर दिया। अब मशीन आ गया, नए नए यंत्रों का आविष्कार होने लगा। ये उद्योग को क्या कर दिया? धीरे धीरे बढ़ाते चला गया, विकसित करते चला गया। फलस्वरूप उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्र का जन्म हुआ। यही कारण कि उद्योग में भी बड़े नए नए चीज़ों का क्या होता चला गया? जन्म होता चला गया, यानी कि आविष्कार होता चला गया। लिवरपूल में स्थित लंकाशायर, कौनशायर? लंकाशायर सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बन गया। कौन पुल? लिवरपूल में लंकाश सूती वस्त्र का एक केंद्र बन गया। लंकाश जो जगह का नाम था। मैनचेस्टर भी सूती वस्त्र का उद्योग का बड़ा केंद्र बन गया। तो मैनचेस्टर क्या एक शहर का नाम है, वहाँ भी सूती वस्त्र बहुत अधिक मात्रा में क्या होने लगे? उत्पादन होने लगे। तो ये भी एक केंद्र बन गया। सन 1805 में 1805 के बाद न्यू साउथ वेल्स, कौन? साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स ऊन उत्पादन का केंद्र बना। कौन उत्पादन? ऊन उत्पादन का क्या बना? केंद्र बना। और बड़े बड़े भेड़ फार्मों की स्थापना हुई। और क्या हो गया? यही कारण हुआ कि धीरे धीरे क्या हो गया? बड़े बड़े फार्म की आवश्यकता होने लगी, स्थापना होने लगा। रेशम उद्योग तथा सन उद्योग, इसी प्रकार से कौन कौन उद्योग बढ़ गया? जब फार्म हुआ, फार्म खुला तो उसमें पशु पाले जाने लगे। अब पशु पालने के लिए क्या चीज़ करने पड़ी? क्योंकि वस्त्र की आवश्यकता, रेशम की आवश्यकता था। ये क्या रेशम जो था सन का उपयोग हो रहा था, इसलिए फार्म खुले गया। यहाँ पर रेशम के होने लगा, यहाँ पर भेड़ पालने जाने लगे, भेड़ फार्म हो गया। अब भेड़ से ऊनी वस्त्र निकलता था, ऊनी से क्या वस्त्र बनते थे, कपड़े बनते थे, वस्त्र बनते थे, जिसको गर्मी के दिनों में ठंडा के दिनों में उपयोग किया जाता था। वो सर गर्मी के दिनों में उपयोग किया जाएगा। बस सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र। लाइन इंडस्ट्री का उद्योग तथा सन उद्योग, लाइन इंडस्ट्री का भी ब्रिटेन में बहुत बड़ा विकास हुआ। और धीरे धीरे इसका भी ब्रिटेन में क्या चीज होता चला गया? विकास होते चला गया। ये हो गया आपका कौची
पाठ हो गया 2। कौन देने योग्य बा? ध्यान देने योग्य बा। दोस्तों आप अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं अंत में आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से काम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते हैं रहें। अगर किसी प्रकार की कोई भी आपको दिक्कत, समस्या, परेशानी, तकलीफ हो, क्वेश्चन नहीं बता तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं जल्द ही जल्द उसका आंसर देने का प्रयास करूँगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।